हेलो, आवाज आ रही है? जी स्वागत। ठीक है। अच्छा हुआ। हाँ, अब आपका चेहरा भी दिखाई देने लगा है। बात शुरू करने के पहले मन पुरानी स्मृतियों में थोड़ी देर के लिए घूमने लगा था। मैं जरा, हाँ, अब कैमरे को, मोबाइल को ठीक कर लूं। दरअसल मैं घर पर नहीं हूं, प्रवास में हूं। तो इसलिए थोड़ा तकनीकी दृष्टि से वह सुविधाएं नहीं है। डेस्कटॉप वगैरह यहाँ नहीं है। खैर, संसारी मोबाइल है, कितने दिनों से पता नहीं। और इस अनादि अनंत में हम लोग भी मोबाइल हैं। किसी की यात्रा का पथ और उसकी यात्रा दिखाई दे रही है, किसी की दिखाई नहीं दे रही है। धरती पर मोबाइल पर एक समय था, अनुपम भाई के साथ चाहे उनके कमरे में बैठने का अवसर मिला हो या कहीं गांव देहात जंगल में जाने का, बातचीत करने का, गाड़ी में बैठने का, ट्रेन में बैठने का, यहाँ तक का पैदल चलने का, यहाँ तक का तो अवसर मिला है। राजघाट जीपीएफ का कमरा, उनसे समय चुराना, बात करना, संक्षिप्त बात करने का भी और विस्तृत बात करने का, कभी कभार हंसने का भी और कभी कभार दरवाजा भिड़का करके रोने का भी। मगध का पठारी इलाका हो वहाँ भी, और राजस्थान जैसलमेर से आगे रामगढ़ और उसके आगे भी रेगिस्तान में और पठारी क्षेत्रों में भी जाना, साथ में सीखना, समझना, बहस मुबासे, गोष्ठियाँ, कुल मिला जुला कर एक बहुआयामी व्यक्तित्व के अनेक आयामों को देखने को मिला। अनुपम भाई, हमारे बीच यही रिश्ता रहा। उन्होंने कहा, देखिए, कुछ लोगों के साथ रिश्ता औपचारिक न रहे, यही अच्छा है। अगर उस रिश्तों की कोई व्याख्या नहीं हो तो और अच्छा है। रिश्ते अनुभूतियों में रहें, उनके साथ शब्द न हो तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हम लोग इतने साफ सुथरे नहीं हैं कि बिना कहे रह जाएं, बिना बोले रह जाएं, मौन में संवाद हो जाए,
शायद अनुपम भाई की पात्रता रही होगी, हालांकि उन्होंने कभी दावा नहीं किया मुझसे मेरी तो पात्रता नहीं। पेशे से भी बकबक करने वाला हूँ मैं, व्याख्याता प्रोफेसर, समाज के साथ बकबक करना। तो मुझे यह प्रस्ताव आया बोलने का, हमने कहा कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अनुपम भाई के बारे में बोलना हो तो दिल से बोलना है, सोचने की ज़रूरत थोड़े है कि क्या बोलना है नहीं बोलना है। संयोग से एक बार हम लोगों ने झगड़ा किया है कुछ देर का, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया जिसको कुछ सोच समझ के या काट छांट करके बोला जाए। ये कुछ मैं अपने टूटे फूटे अव्यवस्थित उद्गार आपके सामने रखे, जिसको रखे बिना मैं बोल नहीं पाता, चैन नहीं मिलती। फिर भी हमारी अनुपम भाई की जिंदगी के अंतरंग उल्टे पलटी बातों से समाज का क्या होना है। अनुपम भाई के शब्दों में कहें तो यह भी एक हिंसा हो जाएगी, समय की हिंसा हो जाएगी, समय की बर्बादी हो जाएगी। और समय का सदुपयोग करना उन्होंने सिखाया। पत्र लिखते थे, छोटे ही पत्र लिखें लेकिन पत्र लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें ज़रूरत हो तो अनुपम भाई फ़ोन कर लेंगे और आप फ़ोन कीजिएगा तो उठाएंगे नहीं, कहें देखो भाई अभी समय नहीं है, कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो तुरंत बताओ, और नहीं तो बाद में हम लोग बात करेंगे। इतना संक्षिप्त उत्तर जरूर मिलता था। यह संक्षिप्त उत्तर इंसानियत और इंसान के रिश्ते को बचा के रखता था। तो अनुपम भाई जीते थे, संबंध कैसे जिए जाएं और समय सीमा में कैसे समेटा जाए, इसके प्रति बहुत सतर्क रहते थे। फिर भी मनुष्य थे। तो मेरे जैसे कुछ लोग जो हैं लालची लोग, कभी कभी उनसे कुछ ज़्यादा समय निकाल ही लेते थे, तो मैं चुपचाप उनके कमरे में बैठ जाता था। या तो कहें कि भैया अब तुम जाओ, नहीं तो मैं बैठा रहूँगा। एक काम निपटाएंगे, दो काम निपटाएंगे, बीच बीच में कुछ न कुछ तो बोलते ही रहेंगे। अपना काम तो हो ही गया, क्या बोलेंगे, कोई गालियाँ देंगे थोड़े, या अनर्गल निंदा थोड़े करेंगे, जो का बोलेंगे सो काम की बात बोलेंगे, अपना काम हो गया। तो इस प्रकार मैंने जीपीएफ के उस कमरे से भी बहुत समय कह सकते हैं चुराया है, एक तरह से उसका भी आनंद लिया है। अब एक क्रम से शुरू करते हैं, समय सीमा में बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो मेरी रुचि सहज गांव किसान परंपरागत समाज से आने के कारण और संस्कृत का छात्र होने से परंपरागत एक वैद्य परिवार में पैदा हुआ। पुरोहिती भी थी, खेती भी थी, जजमानी भी चलती थी। नदी किनारे का गांव, मछुआरों का गांव, विभिन्न जातियों और शिल्पकारों वाली जातियों का गांव। तो यह कोई आयोजित नहीं था, यह संयोग की बात थी कि मैं वहाँ पैदा हो गया। और बहुत सारी चीज़ें मुझे समाज से सहज मिल रही थी, उधर ही जिज्ञासा बढ़ती गई। स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा तो वहाँ जो उसका विरोध था परंपरागत विद्याओं का, वो द्वंद्व मन में पैदा रहा लंबे समय तक, क्योंकि किताबों की जानकारी हमारी जानकारी से तालमेल नहीं खाती थी। फिर भी स्कूल कॉलेज में पढ़ना था, परीक्षा देनी थी, लेकिन द्वंद्व बना रहा। और मेरा सहज लगाव झुकाव परंपरागत विद्याओं के प्रति रहा और आज भी है। अभी हम लोग यहाँ पर
अब मुझे मोबाइल उठानी पड़ेगी, थोड़ा कंपन आप लोगों को झेलना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। तो मैं अपने स्तर से लगा रहा, वराहमिहिर पर प्रयोग किया, भूमिगत जल और बाहरी सतही जल की व्यवस्था के काम में लगा रहा, अन्य कई प्रयोग कराए, स्वयं भी किए। उसी क्रम में पीपीएसटी फाउंडेशन के सुनील सहस्त्रबुद्धे जी से संपर्क पहले हुआ था, मैं बनारस में पढ़ा हूँ इसके कारण, और वहाँ पर मैं लोक विद्या विचार समूह से भी जुड़ा। वहाँ मेरा परिचय हो गया पानी बाबा से, अरुण कुमार जी से, बड़े प्रेमी आदमी। और अरुण कुमार जी के माध्यम से, पानी बाबा के माध्यम से क्या, उनकी सलाह पर उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि अनुपम से कभी मिले हो? तो मैंने कहा मैं मिला तो नहीं, कौन है? तो फिर उन्होंने परिचय दिया। कहा यार पानी के काम में हो, इतने दिन से लगे हुए हो, तो यह बात ठीक नहीं है, बाहर के लोगों से भी परिचय होना चाहिए। ठीक है, अपनी जगह काम करते हो सो ठीक है, अपने लोगों के बल पे, समाज के बल पे कर रहे हो, लेकिन मिलना चाहिए। मिलने में क्या लगता है? पता नहीं, अब ये ऑल इंडिया लोग रहते हैं, इनसे कौन, अभी दिल्ली के एनजीओ वाले सब, उनके बारे में मेरे मन में कोई अच्छी धारणा नहीं थी। अब कौन इनसे मिले, अब ये क्या क्या उपदेश देने लगेंगे, फेरे में डालेंगे, या न हम लोगों के कार्यक्रम का न कोई बजट है, न स्कीम है, न कोई अभियान है। जब जहाँ समाज के लोग पसंद करते हैं, हम लोग को शुरू कर देते हैं। अब कोई रिपोर्ट है, न प्रोजेक्ट है, न फंडिंग है। अब मैं जाके मिल के क्या करूँगा? नहीं नहीं, आप जाके मिलो भाई। तो मैं गया, मिला, बड़े ही प्रेम से, पहली ही मुलाकात बड़ी ही सौम्य ढंग की हुई। उनके पास सुनने के लिए जो भी संभव था समय, 20-25 मिनट उन्होंने सुना, और मैं ये महसूस कर सकता हूँ, उस समय भी समझ रहा था कि यहाँ पर इससे ज़्यादा इस आदमी से समय लेना उचित नहीं है। फिर कहा कि जी मैं चलता हूँ। बोले कि नहीं नहीं, अभी समय हो गया, चलो भाई, आप भोजन का समय, भोजन किया है? मैंने कहा कि नहीं। तो चलिए हम लोग चल के भोजन करते हैं। भोजन पर गए, टेबल पर तो गांधी शांति प्रतिष्ठान में सब जगह के लोग आते हैं, कुछ पुराने परिचित मित्र भी आ गए, कुछ जानने पहचानने वाले भी हो गए। ये इस तरह सिलसिला हमारा अनुपम भाई के साथ रहा। मुझे बहुत कुछ बताना था उन्हें, लिहाजा मैंने पत्र लिखा। मुझे अपनी बेवकूफ़ी अभी भी याद है, मैंने एक विस्तृत से पत्र लिखा और मैंने कहा कि मैं लोक विद्या यह समझता हूँ, आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं, आगे हम लोग का संवाद, हम लोग की वार्ता होगी नहीं होगी। अब मुझे वाटर मैनेजमेंट भी मंजूर नहीं है, वगैरह वगैरह, जितने जो प्रचलित धारणाएं हैं, ये मैं मानने को तैयार नहीं कि भारत में कुछ नहीं है ऐसा वैसा। पत्र जो है पहुंचा, फिर उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन पे बातचीत हुई। धीरे धीरे प्रगाढ़ता हमारी बढ़ती गई। मैंने यही कोशिश की कि ऐसे ज्ञानी आदमी के साथ खुल के रहना चाहिए, अपनी ओर से कोई आवरण नहीं होना चाहिए, तो बहुत कुछ मिल सकता है। मिला भी, कुछ नोक झोंक भी होता रहता था हमेशा। कुछ प्रसंग मैं सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई लिखते तो ठीक ठाक हो, तो गांधी मार्ग के लिए, गांधी की परंपरा से परिचित हो। हाँ, वो तो मैं पैदा हो गया हूँ ऐसी जगह, बचपन से गांधी विनोबा जयप्रकाश सुन रहा हूँ। जयप्रकाश जी तो घर आते थे तो बचपन में उसका, उनके साथ थोड़ा बहुत आँख मिचौनी का अनुभव भी है। हल्का सा विनोबा जी का है, गांधी जी के मरने के बाद तो मैं पैदा ही हुआ हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
तो गांधी मार्ग के लिए लिखो। और मैं बहुत फेरे में पड़ा, मैं गांधी मार्ग के लिए क्या लिखूंगा, गांधीवाद पर या उनके बारे में। कहा कुछ संस्मरण लिख के भेजो ना। तो मुझे शरारत सूझी, मैं आप जान बचानी है इनसे, ये पता नहीं क्या क्या लिखवाएंगे। तो मैंने एक अपना अनुभव समाधिस्थ बालक का सच करके एक कहानी भेजी। मेरा मन पतंग उड़ाने में था, लोग समझ रहे थे कि मैं पतंग देखने में, और लोग समझ रहे थे कि मैं बहुत समाधि लगा करके एकाग्र में कहीं शून्य में अवलोकन कर रहा हूँ। मैं तो आसमान में पतंग देख रहा था। उन्होंने उसको छाप दिया। मैंने कहा भैया इसमें क्या था कि गांधी मार्ग में आपने क्यों छाप दिया? कहा कि ये भाषा इसकी ठीक है, बाकी समय तो संस्कृत निष्ठ बहुत अच्छी भाषा नहीं, बोलते तो नहीं हो लेकिन लिखते तो बड़ा अच्छा हो, लिखा करो। एक दूसरा पहलू कि पानी के समाज के काम के अतिरिक्त उनसे जुड़ा है, उसका मानदेय भी मेरे यहाँ पहुँचा है। देखो भाई, हम लोगों ने कहा कि खर्च तो होता ही है, लेकिन लेखक को कुछ न कुछ पारिश्रमिक क्या हो सकता है, लेकिन एक मानदेय तो उसे कुछ न कुछ तो होना चाहिए। मैंने कहा जो आपकी इच्छा है। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये मेरी बात, मैं तो मनोरंजन में भेजा था, आपने छाप दिया, अब इस पे मानदेय पहुंचा। उस समय 250 रुपये की राशि होती थी। कोरियर से गया था तो 30 रुपये के लगभग उस समय भी कोरियर का जरूर लगा होगा, तो 30 रुपये तो और खर्च हुए। मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट था, मैं गया तो उसने कहा कि 78 रुपये इसके न्यूनतम जो है ये लग जाएंगे, क्लियरेंस में हमको भेजना होगा। हम भी कोरियर से भेजते हैं, कोरियर से आता है, ऑनलाइन क्लियरेंस नहीं होता था उस समय। तो इतने तो रुपये कट जाएंगे, तो 250 में से 78 वो कटेंगे बैंक के। ये इधर से आया, दिल्ली से गया तक तो 30 रुपये लगभग वो। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है, क्रॉस चेक है। हमने एक पत्र लिखा, कहा कि भैया इसको जमा कीजिए, और कर क्या रहे हैं आप लोग। यह भी एक अनुपम स्मृति है। फिर उन्होंने उस मेरे पत्र को फिर बोर्ड में रखा, कहा कि देखिए अभी एक लेखक हैं, इन्होंने तो, बाकी लोगों ने तो लिहाज में किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन पाठक जी ने तो चिट्ठी भी लिख दी है और ये चेक भी वापस किया है। ये बात तो गंभीर है, कुछ सोचना चाहिए। और उसके बाद 500 रुपये का हुआ कि कम से कम कुछ तो पहुँचे। और उपाय ऐसा किया जाए कि बैंक का नहीं जाए तो कुछ लोगों को, कुछ ही लोग थे उनका नियमित, मेरी अगर याददाश्त सही है तो मनी ऑर्डर भी जाता था। एक आरंभ का एक अनुभव है। अनादि अनंत में कहीं से आदि आरंभ होता है, कहीं अंत होता है, और मैं एक अंत वाला अनुभव पहले रखूंगा। मैं अपने, मेरा सेवा संबंधी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, उसके कारण दिल्ली बार बार आना जाना होता था। तो जाना आना होता था तो मित्रगण सदा सहतापूर्वक, मित्रतापूर्वक मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए, समय का उपयोग सार्थक हो, इन अनेक दृष्टियों से कुछ न कुछ आयोजन कर देते थे। कुछ राशि भी मिल जाती थी, कुछ राह खर्च भी मिल जाता था। तो विजय प्रताप जी ने एक गोष्ठी रख दी, जीवन और जीवन का अर्थ, एक उनकी श्रृंखला चल रही थी और 4 पुरुषार्थ पर बोलना था।
अनुपम भाई के साथ उनकी सलाह मशविरा क्या हुआ वो जाने। तो उन्होंने कहा कि ये चलते फिरते ऐसे ही कुछ जल्दी से कोई व्यक्ति है जो बोल देंगे इस पर, तो हाँ पाठक जी को बुला लो, उनका तो बोलते ही रहते हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे पूछा, उन्होंने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जीवन जीते ही हैं हम लोग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जो जीते हैं, जो मैं समाज में जानता हूँ उतना बोल दूंगा। देवबंद वगैरह के लोग रहे, हमें कहीं के रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो सहज प्राकृतिक बात है, कोई हिंदू मुसलमान ईसाई इसे बचा थोड़े है। थोड़ी सावधानी से देखी जाए तो जीव मात्र नहीं बचा है, तो मनुष्य की, और उसमें धर्म का कहाँ बंधन आएगा। खैर उसकी तैयारी हुई और जिद ऐसी थी उनकी कि बस अध्यक्षता आपको ही करनी है। खैर किसी तरह से कहा हम रहेंगे, उस समय नहीं करेंगे। तो आरिफ मोहम्मद खान जी को विजय प्रताप जी ने मनाया, लेकिन साथ में रहे। फिर दोबारा भाषण का सिलसिला चला कि नहीं अभी बात पूरी नहीं हुई। आए हम लोग जीपीएफ में खाने पर बैठे थे, रविंद्र जी, रविंद्र भाई ये बताओ, ये जीवन पर ही क्यों बात होगी, मृत्यु पर क्यों नहीं बात होगी। हाँ मृत्यु पर बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। मृत्यु और मरणोत्तर पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए। कहा कि मैं तो डरता हूँ सेकुलर लोगों से कि यहाँ तो मरण के बाद की कहानी खत्म हो जाती है, पहले भी जीवन के पहले भी नहीं, उसके बाद की नहीं। तो मैं इसलिए नहीं बात करता हूँ कि किसी को क्यों परेशान करना। अगर आप बात करना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं तो मेरा प्रिय विषय है। मैंने मजाक में कहा भी कि मैं तो गया का आदमी हूँ, वहाँ तो धंधा ही है मरने के बाद से। मेरा शहर जिंदा लोगों का ख्याल कहाँ रखता है। हम लोग तो केवल मरे हुए का ख्याल रखने वाले लोग हैं। अब मेरा तो घर, मेरे घर के दोनों तरफ का कब्रिस्तान है, हिंदू मुसलमान दोनों का ठेकेदार हूँ मैं। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या गंभीर परिस्थिति, प्रकृति, महामाया, कोई अलौकिक शक्ति, व्यवस्था, ये क्या लीला खेल रही है। मुझे लगा कि कुछ मामला है। ये अनुपम भाई ये मृत्यु के बारे में इतने जिंदादिल इंसान, हमेशा उस तरह से सोचने वाले, ये अचानक से इनको मृत्यु कहाँ से आ गया। खैर तय हुआ कि मृत्यु पर बोलना है और कुछ बोलना है। मैंने मन बना लिया। एक दूसरी गोष्ठी रखी गई और उस दिन अनुपम भाई अध्यक्षता करने के लिए तैयार हो गए। लीला अद्भुत कि मैं बोल रहा था, शुरू ही किया था, शुरू करने ही वाला था, कुछ ही मिनट बचे थे, मेरे समाचार आया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। कुछ और विषय था, ये बातचीत हुई थी, घोषणा नहीं थी कि मृत्यु पर बोलना है। भोजन चल रहा था, तब तक लंच ब्रेक हो गया था। अनुपम भाई से मैंने धीरे से कहा कि भाई जी अब तो बड़ा मुश्किल है, अब ये आयोजन है, सब कुछ लोग आए हुए हैं, अब ये जीवन और अन्य दर्शन के विषय पर बोलने की मेरी मनोदशा नहीं है। मृत्यु मेरे सामने है, मृत्यु की घटना से लेकर अभी है कि जाना है, दाह संस्कार करना है, श्राद्ध करना है, वगैरह वगैरह। घर में मैं बड़ा भाई हूँ, अभी संयुक्त परिवार है, जिम्मेवारियाँ हैं। तो घोषणा हो गई कि अच्छा भाई अब ये विषय बदल गया है और रविंद्र पाठक जी और अभी अब ये मृत्यु पर बोलेंगे और इसमें कोई प्रश्नोत्तर नहीं होगा। धीरे से उन्होंने कहा कि अब ये बोलने के लिए तैयार हैं, यही बहुत है। अभी अभी सूचना ऐसी मिली है, इनके पिताजी का देहांत हो गया है। तो चूंकि मैं उसी मनोदशा में था, मेरे लिए यह सहज सामने का व्यवस्थित हो सकता है।
ये एक अद्भुत प्रसंग है। इसके बाद भी कुछ लोग खड़े हो गए। अब मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने क्या बोला, पूरी बात मुझे याद थी नहीं। मैं जो मन में समझ में आई बात, तरतीब बेतरतीब, अब तो पुस्तिका आ गई है, भूल गया। अनुपम भाई उठ के गए, कहे कि यार आप लोग कुछ समझते भी हैं, अभी इस आदमी की मनोदशा नहीं है कि आपका प्रश्नोत्तर का ये उत्तर दे सके। कभी तो कुछ अति बौद्धिकता छोड़िए, कभी तो सहज होइए। आपको बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी छोड़ दीजिए। समझ लीजिए कि आदमी ने अपना उद्गार व्यक्त किया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। मैं तो ये मानता हूँ कि उन्हें पता था कि उन्हें कैंसर हो गया है और गंभीर अवस्था में हैं। परिवारजन जितने वो इलाज वगैरह का अपना प्रयास कर लें, कोशिश, अपना कर्तव्य पूरा कर लें, लेकिन यह जीवन की लीला अब ज़्यादा दिन की नहीं है। उसके कुछ दिन पहले एक दिन हम लोग रोए भी थे बैठकर कमरे में, कुछ प्रसंगों को लेकर के, समाज के, अपने पूर्वजों के संस्कारों की, उलझनों की, राजनीति, समाज वगैरह वगैरह संबंधी। उस पूर्वजों में केवल रक्त संबंधी पूर्वज की ही बात नहीं हुई थी, परंपरा संबंधी पूर्वजों की भी बात हुई थी। ये उस दिन एक उनका दूसरा पक्ष मैंने देखा था जीवन का। फिर ये जानकारी, मैं तो एकदम सन्न रह गया। फिर कुछ बातें हुई, अस्पताल में एक दो बार मिलना हुआ, एक बार दो बार घर पे शायद हुआ होगा। लेकिन उस अवस्था में, उस भयानक कष्ट पीड़ा में भी जो संयम मैंने देखा वह भी अनुपम ही था। बहुत बड़े बड़े लोगों के, बहुत ज्ञानी प्रवचनकर्ता लोगों के, ध्यानी योगियों के जो संकल्प हैं, सारा उपदेश जब अपने ऊपर, अपने तन मन पर पड़ता है, बहुत लोग हिल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। कथा कहानियां भरी पड़ी हैं। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो कष्ट में नहीं थे, पीड़ा नहीं थी, बेचैनी नहीं थी। लेकिन उस समय भी मैंने उसी प्रकार उन्हें देखा और पाया। अंतिम समय में तो मैं उनके साथ नहीं था, इसलिए मैं कुछ कहूँ, मैं केवल स्मरण कर सकता हूँ, प्रणाम कर सकता हूँ और उन अनुपम स्मृतियों का से आज भी स्मरण करके संभल सकता हूँ, सीख सकता हूँ। अर्पण जी से बात हो रही थी तो बात ये हुई थी कि भाई कुछ पानी के काम या कुछ अन्य कामों पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। तो मेरी कथा तो संक्षेप में इतनी ही रही। अनुपम भाई के साथ दो प्रकार के लोग मेरी जानकारी में, पानी के काम करने वाले लोगों में दो प्रकार के लोग रहे और दोनों प्रकार के कामों में उन्होंने लोगों की मदद की है। बोले कि यह भी काम ही है और बहुत हद तक जब समाज मिला जुला है तो यह परिशुद्धतावाद ठीक नहीं है। और जब समाज कोई एक ही प्रकार का नहीं है, समाज एक ही दृष्टि से परिशुद्ध नहीं है, तो फिर ये परिशुद्धतावाद का आग्रह क्यों रखा जाएगा। जहाँ तक हो सके अनुशासन रखा जाए, संयम, ईमानदारी का पालन किया जाए। आप अपने से कीजिए, लेकिन दूसरों के साथ किसी एक दृष्टिकोण के आग्रह से परिशुद्धतावादी मत बनिए। हो सकता है वह दृष्टिकोण भी सही नहीं हो तब। तो संक्षेप में मैं कहूँ तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एनजीओ बनाया और
फंडिंग बेस्ड, माने पहले से योजना बनाना, उसके लिए पैसे की व्यवस्था कराना और उस पैसे के अनुरूप कार्यक्रम चलाना, ऐसे लोग भी उनके साथ जुड़े थे। और दूसरे ऐसे लोग भी उनसे जुड़े हुए थे जो योजनाबद्ध ढंग से, नीतिबद्ध तो थे, उनका अपना दृष्टिकोण, नजरिया तो था, लेकिन योजनाबद्ध ढंग से वो काम नहीं कर रहे थे। तो मैं उन लोगों में से एक हूँ। मैंने जितना काम किया कराया, मेरी कोई योजनाबद्ध ढंग से मैंने कोई काम नहीं किया। समाज से मिला, समाज से बातचीत की, समाज का जो छोटा बड़ा स्वरूप या समाज के जो छोटे से सहमत जो छोटे बड़े समूह, चाहे वो साधारण से साधारण या सभी कोई असाधारण ही है, किसे साधारण असाधारण मैं कहूँ, मैं कौन होता हूँ तय करने वाला। लेकिन एक छोटे बच्चे से लेकर के अगर मंत्री तक, राज्य के मंत्री और सेक्रेटरी तक के लोग जो प्रशासन में हैं या धार्मिक नेता हों, वकील, डॉक्टर, फौज, मैंने सबसे मिलजुल करके मैंने सबसे आग्रह किया और उनमें से जब जो जहाँ सक्रिय है उनके साथ काम किया। प्रश्न आया तो बोले कि यार कुछ हाजिरी होनी चाहिए, कुछ तो संयोग मदद होनी भी चाहिए हम लोगों की ओर से भी, रिश्ता हो रहा है। मैंने कहा कर दीजिए, लेकिन हम लोग का तो कुछ ऐसा फॉर्मल ढांचा ही नहीं है, तो न प्रोजेक्ट है तो पैसा मिलेगा कहाँ से और किस मद में लेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखो, सीधा सीधा जो होता है वही करते हैं, और जब जो मिल जाएगा ले लेना, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है, कोई मित्र दे देंगे व्यक्तिगत रूप से, तुम भी ले लेना, नहीं देंगे नहीं देंगे, कोई चिंता नहीं। कहा ठीक है, यह चलेगा। तो उसमें हेडिंग ही होती थी छोटे मोटे काम, छोटे मोटे आयोजन, संयोजन, लेकिन वह राशि बड़ी प्रेमपूर्ण थी, चाहे 2000, 4000, 5000 जो भी हो। कभी ये राशि 1,00,000, 2 लाख रुपए साल भर में भी, कभी ये 2-4 लाख रुपए नहीं हुई। लेकिन जिस विश्वास और प्रेम के साथ वो राशि आती थी वह अद्भुत थी, वह मिलने वाली नहीं थी कि कोई पाने वाले की शर्तों पर और उसकी शर्तों के साथ उसी प्रेम भाव से, उसी तरह से कैसे उन्होंने उसका विधि विधान बनाया होगा वे जाने। यह भी अनुपम ही, इसके कोई तुलना नहीं। वैसी राशि इस भाव से 2-4 बार कहीं मिली है, लेकिन मिली नहीं। हम लोग का संयोजन खर्च होता भी बहुत कम था, समाज भार उठाता था सारा, तो पैसे की ज़रूरत क्या होती थी, अपनी रोजी रोटी चलती है अलग से। अभी कुछ देर पहले यहाँ लाइव में स्क्रीन पर कुछ फोटो आ जाते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि बागीश झा जी दिखाई दिए थे। हमारे मित्रों में राय हुई कि मगध जल जमात जो हमारा संगठन है उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। ये मंथन चल रहा था। बागीश जी ने कहा कि भाई आप भी फंसेंगे, आप भी संस्था को फॉर्मल बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो आपको क्या ज़रूरत है इसकी सच में। हमने साहब नहीं जाए, ऐसा है तो कोई ज़रूरत नहीं, मित्रों का दबाव है। मित्रों का दबाव होने से क्या होता है, मित्रों से बातचीत की जाए, समझाया जाए। अब तो उतना हम लोग सक्रिय नहीं हैं, लेकिन मगध जल जमात का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और मैं तो फिर मजाक में अपने इलाके के लोगों को कहता था कि हमारे इलाके में अभी आज के ज़माने में 2 ताकतवर संगठन हैं,
एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और दूसरी तरफ हमारे नक्सली मित्रगण हैं, दोनों तरफ मित्रगण हैं, दोनों अतिवादी समूह है। भाई किसी का रजिस्ट्रेशन न सोसाइटी एक्ट में है न ट्रस्ट एक्ट में है। तो ये जितने रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं इनसे कम ताकतवर हैं या अधिक ताकतवर हैं? आप लोगों का अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव तो ये कहता है कि इनसे ताकतवर ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड वाले ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ये सब इन लोगों ने कुछ सोच समझ करके ही अनरजिस्टर्ड रखा होगा। तो हम लोग का मगध जल जमात तो अनरजिस्टर्ड रहा और ऐसा संगठन रहा बिहार के मगध क्षेत्र के सुदूर जंगली इलाकों में, जो कुछ मामलों में आंशिक सत्य होने पर भी अनावश्यक चर्चित नक्सल क्षेत्र माना जाने वाला। हमारी गोष्ठियां रात में होती रही हैं और हमारी यात्राएं भी रात में होती रही हैं। अगर रात में कोई यात्रा हो, गोष्ठी हो, अगर बंदूक के साथ है तो कोई नक्सल संगठन की होगी, और बिना बंदूक के खुले में ऐसे ही है तो फिर हमारी मगध जल जमा किसानों की होगी। और कौन करेगा? सभी जानते हैं। हमारे काम को, अनुपम भाई को हमारे काम ने आकर्षित किया। बोले कि यार तुम्हारे यहाँ चलेंगे हम कि चलिए। उसके पहले हमारे इलाके के कई लोग हैं जो बड़े बड़े एनजीओ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का काम किया है। आरपेन हमारे यहाँ की सिंचाई व्यवस्था का तरीका है। और मेरे पहले से उन संगठनों के एक चंद्रभूषण जी हैं और भी कई रहे हैं। अनुपम भाई ने उनकी भी मदद की। MP सिन्हा हैं और लोग हैं, काफ़ी राशि भी दिलवाई, करोड़ों रुपए उन्होंने दिलवाए, काम कराए, लोगों को प्रेरित किया। मैं तो बाद में जुड़ा। मैं तो पहले ट्यूबवेल बनवाता था, भूमिगत पानी खोजता था। मैंने तो प्रायश्चित स्वरूप जल संरक्षण का काम शुरू किया। यह रिश्ता था हमारा। मैं कहता भी था कि अनुपम भाई के पास बहुत सारी विद्याएं हैं, उनके पास मोहिनी विद्या भी है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उनके पास आते थे और पूछते थे कि अच्छा अनुपम जी, कहीं अच्छा काम हो रहा है तो बताइए, कुछ सहायता मदद कैसे की जाए। ये लोग उनसे आके पूछते थे, सलाह लेते थे और उन्हें सलाह भी देते थे। इस प्रकार से इतना धन उनके माध्यम से कितने कितने लोगों को वित्तीय सहायता मिलती थी। तो मैं कहता है भैया आपके पास तो मोहिनी विद्या है, जरा ये विद्या भी कभी सिखाइएगा, हमको भी मिला तो हम ही बांटे। तो हंसते थे, कहा कि तुम्हारे पास तो और ज्यादा है। तो मैं चंदे लेता था। तो अब चाहे कोई मंत्री मिल गए, चाहे कलेक्टर साहब मिल जाए, कमिश्नर साहब मिल जाए, चंदा दो भाई। बिना चंदे के कैसे काम चलेगा? तो अपने यहाँ के मैंने एक कलेक्टर से कहा कि भाई का काम होना चाहिए हमें, चलो हम भी शामिल हैं, हमें चलिए। तो आप कैसे होगा? हमें कुछ नहीं, चंदा मांगते हैं, आप भी मांगिए। तो अच्छा मुझे भी मांगना होगा, आप चंदा हमें की तब या तो आपके पास प्रोजेक्ट बजट पैसा हो तो अभी 2 दिन में शुरू करना है तो कैसे होगा? आप कैसे बजट एलोकेशन, फंड ट्रांसफर वगैरह, अभी आपका फाइल का काम कैसे होगा सो आप जानिए। मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, जितना सहयोग मिलेगा। परसों से शुरू करना है तो अभी 1 दिन तो कम से कम समय दीजिएगा। तो कलेक्टर साहब ने कुछ लोगों से, वो रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी भाई 2-3 जो है वो JCB मशीन आप इस तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए उपलब्ध करा दीजिए। आ गई JCB मशीन। हम लोगों ने डीजल वगैरह का किसी तरह से कुछ दिन तक चलाया, फिर हमने कहा अभी मशीन ले जाइए, इसका पेट भरना हमारे बस का काम नहीं है।
इसका प्रयोग फिर मध्य प्रदेश में और देवास के इलाके में जब तालाबों का 1000 या 10,000 मैं भूल रहा हूँ, तालाबों के जीर्णोद्धार का जब अभियान चला, लोगों ने किया, तो फिर अनुपम देखो रविंद्र भाई, मैंने वो फार्मूला वहाँ लागू करवा दिया है। लोगों का कलेक्टर को पकड़ो, उसे कहो कि कुछ मशीन वशीन दे, बाकी किसान अपनी मेहनत भी करेंगे। हमें चलिए अच्छा है, चंदा वाली विद्या, लेकिन मुझे मोहिनी विद्या का रहस्य आज तक नहीं मालूम हुआ। कभी उनको मैं कुरेदता, लेकिन इसके पहले ही कथा समाप्त हो गई। एक बार पूछा मैंने, अच्छा देखिए, समझ में नहीं है बात कि भाई एक जगह सफलता मिली तो सफलता आगे कैसे बढ़े। एनजीओ वाले रिपोर्ट में लिखते हैं कि इसका रेप्लिकेशन होगा, इससे आवृत्ति होगी, लोग सीखेंगे, ऐसे ये होगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद होगा, ऐसा होगा। और मैं परेशान हूँ कि अभी एक गांव, एक इलाके में सफलता मिलती है, बाजू वाला सीखने समझने को, वहाँ की सफलता से सीखने को तैयार ही नहीं है। क्या करना चाहिए, ये कैसे बात बढ़े आगे। मैंने यह प्रश्न कई बार पूछा कि तुम इसकी चिंता क्यों करते हो, जो मिलती है, जहाँ सफलता, जहाँ समाज काम करता है करो। नहीं, लेकिन इसको समझना तो चाहिए। बड़े आग्रह दबाव से मैंने कहा, तब क्या किया जाए, समाज को नहीं बताया जाए। कोई कथा कहानी है, व्यास जी हुए, इतने लोगों ने पुराण लिखे, इतनी कथा कहानियाँ सुनाई गई, आखिर कोई मकसद तो होगा। तो बोले काम करोगे कि कथा सुनाओगे। और यह तो समस्या है, आज भी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे लिखा था कि भाई अब कुछ ज़मीनी काम ज़्यादा है, आप फेसबुक पे अब कथा प्रसंग, अब ये सब अभी समय नहीं बचेगा, आप लोग क्षमा करें। ये लीजिए, तुरंत लीला हुई। अभी फ़ोन आया कि अनुपम भाई के स्मरण में बोलना है। अब मैं ये कैसे नकार सकता हूँ। आज आप लोगों के सामने झूठा आदमी हाजिर है, कह करके 1 घंटे में पलट गया। अब परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, यह बताओ कि फूल पर भंवरे कैसे आते हैं। प्रकृति से ना हम लोग सीखते हैं, प्रकृति पर्यावरण की बात करते हैं, वहाँ से सीखो। फूल पर भंवरे कैसे आते हैं। हाँ, तो हमने कहा खुशबू से, गंध से आकर्षित होकर आ जाते हैं। कहा कि अपना बगीचा ठीक रखो, हवा पर छोड़ दो कि वो किस दिशा में खुशबू ले जाएगी। अब बाकी भंवरे जाने कि तुम भंवरों को पकड़ पकड़ के फूल पर बिठाओगे कि सेंट छिड़कोगे। ये प्रकृति की व्यवस्था होगी क्या। प्रकृति में व्यवस्था है तो अच्छे कामों की खुशबू फैलेगी। अब तुम इस चक्कर में मत पड़ो। एक आध बार इस प्रसंग को मैंने कई मित्रों में कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम कहे कि भाई ठीक है। अनुपम भाई तरह तरह के लोगों के साथ तरह तरह की बात करते थे, मेरे साथ यही बात हुई। अब मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अब मैं गया से आज भागलपुर में हूँ, कुछ दिन पहले पटना में हूँ, लगातार शिविर करते रहता हूँ। यहाँ से वहाँ, जहाँ से जिसका लिंक पहुँच जाए वहाँ प्रोग्राम होगा। अब योजनाबद्ध किए, ब्लॉक एरिया पर लेवल पर होगा, फिर जिला स्तर पे होगा, फिर प्रांत स्तर पर होगा। ऐसा प्रोग्राम बना करके तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तो ये बात मेरे दिल में बैठी, दिमाग में भी बैठी, और अभी तक यह सिलसिला चालू है। राजस्थान की यात्रा के कुछ प्रसंग 1-2 हैं, वो भी मेरे लिए अद्भुत हैं। किताबों में पढ़ा था राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में। मैंने रेगिस्तान की यात्रा की नहीं थी, तो अनुपम भाई ने कहा देखो वहाँ छतर सिंह जी हैं और उनकी मंडली है, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, एक बार उनके काम को देखने चलना चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए।
मैंने हाँ जरूर मिलना जुलना चाहिए। राजस्थान हम लोग गए और वहाँ की सारी बारीकियाँ उन्होंने समझाई, सवाल उठे। वहाँ की रोटी घी वगैरह की यात्रा। वहीं एक मित्र से थोड़ी नोक-झोंक हो गई। मैंने अनुपम भाई से कहा, भाई एक काम किया जाए, मैं रह जाता हूँ यहाँ राजस्थान में और हमारे बंधुओं को गया भेज दीजिए सारे फंड के साथ, अब मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी व्यवस्था तो छतर जी करेंगे, यानी समाज करेगा, हो जाएगा। अनुपम भाई को समाज पर विश्वास था और समाज के विभिन्न घटकों में अच्छाई कहाँ कहाँ है ये चुन लेते थे। ये उनकी प्रतिभा थी, ये अलग प्रतिभा है। हम लोग तो नकारात्मक चीज़ों को देख करके डर जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, घृणा पाल लेते हैं, वैचारिक अंतर वाले से दूरी बना लेते हैं, अछूत मानने लग जाते हैं। लेकिन केवल खाने पीने की बात नहीं है, अब तो सब ऐसे ही हो गया, उसका कोई अब बहुत महत्व नहीं रहा है। लेकिन वैचारिक अछूतवाद जो है वह भी एक संकट है। अब अपने सहमत लोगों से ही कितने लोगों से बातचीत की जाए, क्या बात की जाए, तो उन सहमत लोगों के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। तो जो लोग असहमत हैं, भिन्न विचार के हैं, उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी बिना डर के कि चाहे मेरी बात से आंशिक रूप से किसी बात से वो उनका मन मान जाएगा, या हो सकता है उन्हीं के बात से हम मान लें, हम ही सहमत हो जाए, इसमें कौन सी आपत्ति है। लेकिन जब हम ब्रांडिंग कर लेते हैं, टाइट एकदम पक्का सारे तरफ से घेर घार लेते हैं अपने आप को कि नहीं ये अंतिम रूप से ये पक्का हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, फिर संवाद कैसे होगा। लेकिन मैंने देखा कि अनुपम भाई के विभिन्न लोगों से संवाद है, विभिन्न वैचारिक धाराओं के लोग भी उसी प्रकार से उनसे संवाद कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी उन्होंने कोई अपना दृष्टिकोण बदल ले, कुछ बदला होगा, अब ये तो वही बता सकते थे। लेकिन संवाद रहा। और एक आध बार मुझे भी उन्होंने दूसरे खेमे में भेज दिया, बतौर ट्रेनिंग ही समझा जाए। आप तो नहीं रहे, अनिल माधव दवे, उनकी ओर से पानी पे प्रोग्राम होता रहता था नर्मदा को लेकर के। एक सम्मेलन था वो होशंगाबाद में आयोजित, उन्होंने कहा चले जाओ उस सम्मेलन में, शामिल हो जाना, जाके देखो तो क्या होता है, बातचीत करो। बड़े ही अद्भुत ढंग से ट्रेनिंग देने वाला प्रोग्राम था। समय सीमा है, आज विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं गया, अब वो ऊपर से सारा का सारा नर्मदा के बचाने को लेकर आयोजन, और असली कार्यक्रम नर्मदा की जान लेने वाला। पहले तो क्या कि पैसा दीजिए, मेरा पैसा तो मेरे पास है ही नहीं है। रात में हम लोग 12 बजे पहुंचे हैं, ठंडक है, फरवरी का महीना था संभवतः, और हम लोग पति पत्नी थे। तो आप पैसा नहीं तो टेंट में जाएं कैसे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, मुझे नहीं पता कैसे आए हमें, कि मुझे अनुपम भाई ने हम लोगों को भेजा है, गया से आए, उन्हीं के कहने पर आए। अब रात के 12 बज गए हैं यार, रात में रहने दो, कल अनुपम भाई से बात करा देंगे, पैसे तो है ही नहीं, या तो देंगे या तो किसी से भेजवाएंगे, या नहीं तो कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, टिकट हमारे पास है। 4-4 हजार रुपये देने हैं, कहाँ से देंगे 8 हजार रुपये। तो अनुपम बड़ी लीला भी करते थे, अच्छे सूत्रधार भी थे, अच्छे
हमारे यहाँ योग तंत्र परंपरा में ट्रेनिंग दी जाती है बिना बताए हुए किसी बिगड़ैल घोड़े को सीधा करने के लिए, तो ये सब कलाकारी भी खूब करते थे। दूसरे दिन हम लोगों ने कहा कि क्या हुई बात, कहा नहीं हम लोग की बातचीत सबसे हो गई है, आप लोगों को पैसा वैसा नहीं देना है, नाश्ता पानी कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए और सभा शुरू होने वाली है, आ जाइएगा उसमें। और ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो गया। हमें हाँ ठीक है चलिए, हम लोग भी यही चाह रहे थे। ये क्या पता था कि उनका क्या आयोजन था, कार्यक्रम क्या था, कुछ नहीं बताया। फिर इसके बाद हम लोग जो पहली वाली सभा होती है, मंत्री सब लोग बड़े बड़े राजनीतिक पॉलिटिशियन आते हैं, शिवराज सिंह चौहान वगैरह उस समय भी चीफ मिनिस्टर थे, आए हो, सब भाषण हो गई। फिर पानी वाले लोगों का इनका हुआ। एक आदमी आया, कहा कि रविंद्र पाठक आप ही? हमें जी हाँ मैं ही हूँ, बोलिए क्या आदेश है, क्या चाहते हैं? कहा कि नहीं आपको यहाँ नहीं बैठना है। मैं क्यों, अब क्या दिक्कत है? मुझे लगा भगाएंगे क्या सब, अब तो रजिस्ट्रेशन हो गया। कहा कि नहीं आपको डांस पर ऊपर जाना है, आपको ऊपर बैठना है। तो मैं क्या करूँगा भाई। तो और लोग भी थे, बिहार से मैं था, झारखंड से सरजू राय थे और कई लोग थे। तो इस हद तक पर्दे के पीछे रह करके पूरे भारतवर्ष में जहाँ तहाँ साहित्य की गतिविधि, पर्यावरण की गतिविधि वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने गतिविधियों में, कितनी गहराई में रहते हुए भी सबको एक सूत्रधार की तरह संयोजित संचालित करते हुए भी इतने सहज सरल ढंग से रहना। अब भाई उनका नाम है अनुपम, लेकिन वो शब्द यह भी अद्भुत है। बार बार अनुपम कहने से थोड़ा ऐसा लगेगा, लेकिन मेरे लिए तो अद्भुत ही है। हम लोग तो जरा से हमें मान अपमान आव ताव, दिल देने दिल लेने, जान देने जान लेने को उतावला होने का जो उतावलापन है बहुत शांत हुआ कि भाई इतना ताकतवर, इतना प्रभावशाली आदमी और इतने ऐसे मंजे ढंग से रह सकता है कि बाहर से आपको कुछ पता ही नहीं चले कि इस आदमी की गहराई कितनी है। ऐसे अनेक प्रसंगों से, और वह प्रसंग मृत्यु की चर्चा तक जाए। अपने जीवन, अपने कैंसर की पीड़ा, उसमें क्षण क्षण उसे गुजरते हुए जीवन की सार्थकता, समाज सबको उसके संदर्भ में समीक्षा करते हुए बात करना। लेकिन इस सूचना के बाद कभी उनके साथ रोना नहीं हुआ। जो रोने का काम उसके पहले, मृत्यु के चर्चा के पहले, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह बहादुर आदमी डर के नहीं मरा और मौत से बिल्कुल नहीं डरा। मौत को सहजता से अनुपम जी ने लिया। अब भाई बिछड़ने पे पीड़ा होती है, अभी जीवन का एक सत्य है, सबको एक दिन जाना है, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। अब पता नहीं मेरा जीवन कैसे, अब अंत समय कैसा होगा ये तो दूसरे को पता चलेगा, लेकिन हिम्मत बंधती है यह सोचकर, अरे अनुपम भाई ऐसा कर सकते थे तो अच्छा, तो ऐसा क्या था, हम लोग भी कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे, इतना डरने घबराने की क्या बात है। इतनी उथल पुथल में भी किसी न किसी प्रकार संतुलन। यह भी मैं नहीं कहूँगा कि उनको गुस्सा नहीं आता था, उनको नाराजगी नहीं होती थी। उसी दिन जब मुझे लोग सभा में तंग करने लगे तो दौड़ गए, मैं कुर्सी से उठे, जाके उन्होंने कहा कि आप कैसे आदमी हैं। और इतना कहने के बाद भी यदि आदमी इस तरह बोल रहा है, मृत्यु है, पिता का मरा हुआ आदमी बोल गया, वो अपने होश में नहीं है, क्या आप बहस करेंगे उससे, क्या डिस्कशन करेंगे? आप होश में नहीं है, या तो बैठिए, नहीं तो आप इस सभा से उठ के जाइए। मैं अब आज अध्यक्ष का अधिकार पावर से आपको कह रहा हूँ, इज्जत से कह रहा हूँ, या तो शांत होकर बैठिए, नहीं तो उठ कर जाइए। मैंने वो कड़ा रूप भी देखा है। मैं उत्तेजित हुआ, उन्होंने कहा अच्छा एक बात सुनो, मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर भरोसा है, आंख मूंद के सादे कागज पर दस्तखत कर सकते हो,
तो हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आप कह देंगे तो कर देंगे। तो कहा कि तो ठीक है, तीसरी पर दस्तखत करो। मैंने कर दिया, कोई उसका दुरुपयोग नहीं हुआ। तो बात ये दिल से भी जीना जानते थे, जब मालूम था कि किस आदमी के साथ दिल से जीना है और किस आदमी के साथ दिमाग से जीना है। तो अब दूसरों के अब कैसे उन्होंने सीखा, उनकी क्या ट्रेनिंग रही, लेकिन भाई आदमी तो थे गजब के, ऐसे ही थोड़े है। भाषा की बात होती है, भाषा पर हमेशा टीका टिप्पणी, अरे ऐसा क्यों लिख देते हो, तुम्हें लिखने की सुविधा है तो रहे तुम्हारी सुविधा, तुम्हारी बात किसी को समझ में आती है? तुम संस्कृत पढ़े हो, पाली प्राकृत वाले हो। और एक और बात याद रखना, किसानों के लिए नहीं लिख रहे हो ना, ये किताब किसानों की किताब की क्या जरूरत है? तो वहां जाना तो इतनी ठेठ भी मत शब्द का प्रयोग कर दो जिसका किसी को अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके अंग्रेजी के समतुल्य शब्दों के प्रयोग कर लेने से कौन सा बिगड़ जाता है। लेकिन वैसा प्रयोग करो जो समाज में ग्राह्य हो गया हो और इसका अर्थ किसी को समझ में आए। व्यर्थ मत शब्दों का प्रयोग करो। तो अर्थ और व्यर्थ हमेशा अभी प्रवाह में, मैं बोलने के समय तो नहीं हो पाता है, अभी भी बोल रहा हूँ, पता नहीं ठीक से बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग से बात आज नहीं निकल रही है, आज दिमागी हालात में मैं नहीं हूँ। आज जो बातें हैं बस सहज निकलती आ रही, कोई सोचा समझा काम नहीं कर रहा है। तो दिली तौर पर भी अगर कुछ बातें आपको हंसा जाएं या आपको रुला दें तो ठीक है। अगर कुछ नहीं हो सकता है तो मैं तो यही मान रहा हूँ, कर्पण जी के माध्यम से कुछ अपनी बातें कहने का मौका मिला। आप सभी मित्रों को प्रणाम, आभार। मेरी बात पूरी होती है और यदि कोई भूल चूक हुई हो तो अवश्य क्षमा करें। इसके बाद भी अब मैं होश में हूँ, किसी मित्र को कुछ अगर प्रश्न पूछने की इच्छा हो, कोई जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं। क्योंकि मुझे आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है उधर से, तो अर्पण जी कुछ टाइप करके ही कुछ तकनीकी मदद करें कि मैं फिनिश बटन दबाऊं या कुछ प्रश्नों की प्रतीक्षा करूं। कुछ टिप्पणियां आई हैं, उसमें एक टिप्पणी है, बगैर अनुदान के काम करना बहुत कठिन है। हाँ, सुनियोजित ढंग से अगर काम करना हो तो बहुत कठिन है। लेकिन अगर सहज ढंग से समाज से मिलकर के काम करना हो तो बातचीत शुरू करने में उतना पैसा खर्च नहीं होता है
और सहमति बनती है तो लोग सहयोग करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे 2 से 4 5 ऐसे अगर सहमति वाले घनिष्ठ मित्र हो जाएं तो फिर संवाद होना और आसान होता है। तो समस्याओं की परत दर परत खुलने लगती है। उन समस्याओं की परत दर परत खुलती है जो लोगों की समझ की है, नहीं किसी प्लानिंग करने वाले एनजीओ या सरकार की। फिर वहां पर अगर समाधान मिल जाता है तो काम बढ़ जाता है और बड़े बड़े काम हो जाते हैं। फिर अगर यह माना जाए कि सारा काम मेरा नहीं है, मैं कहता हूं, सबसे एक अपनी सीमा को बताता हूं कि मैंने संसार को नहीं बनाया और न मैंने संसार को बिगाड़ा और न मैंने संसार को सुधारने का मेरा काम है, लेकिन कुछ गंदगी मैंने भी फैलाई है। तो चलिए उतना भी अपने हिस्से की भी गंदगी मैं साफ कर लूं, कुछ तो कर लूं। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अब समाज का काम है, मत करे। लेकिन ऐसे जब दबाव बनने लगता है तो 1910 में तो 2010 में बोलने में गलती हो गई, 2010 में सूखा भी था, दबाव बना, बिहार सरकार पूरी सरकार आई, मंत्रियों को छोड़ के असली काम करने वाले सेक्रेटरी से लेकर के गांव के चपरासी जिसको उधर पटवारी कहा जाता है, हमारे यहाँ कर्मचारी कहते हैं, वहां तक के लोग आए। और 2 सत्र में, पहले सत्र में हमने सारी बातें रखी और दूसरे सत्र में वहीं बैठ करके एक जगह निर्णय बदल दिया गया कि अब सरफेस वाटर मैनेजमेंट के लिए ऊपर में ज़्यादा राशि खर्च की जाएगी, ट्यूबवेल के लिए 30% और बाकी 70% दूसरे के लिए। उसके पहले ठीक उल्टा था, ट्यूबवेल के लिए 70% और 30% सतही जल प्रबंधन के लिए। ये सरकारी निर्णय है। ये तो हो गया बिहार में 2010 में, एक दिन में हुआ, कोई मंत्री नहीं था। और मैं दुस्साहस कर रहा हूं, यह ईमानदारी की सलाह से नहीं हुआ, यह बेईमानी की सलाह से हुआ। यह रोना जरूर है जीवन में, अफसोस है। फिर भी पानी के काम के लिए मैंने इतना अनैतिक काम किया, ये इसका पापी मैं हूँ। मैंने यही सबों को बताया कि भैया आपको घूस कमाना ही है, रिश्वत कमाना है, इसमें भी कम स्कोप नहीं है। कई हमारे मित्र पदाधिकारी कुछ रिटायर्ड हो गया, ये लोग कहे कि आप क्या करते हैं, आप अपने को समझते क्या। बहुत लोग बिगड़ गए, नाराज हुए। हमने कहा कि अब भाई अब मुँह से बात निकल गई, चाहे सजा दे दें, मैं नहीं कह सकता। किसी पे लंछन नहीं लगाया यार, भ्रष्टाचार समाज का सत्य है, काम हो गया। तो मैं नहीं मानता कि केवल एक ही शैली है, एनजीओ वाले सारे पापी हैं, दुष्ट हैं, नालायक हैं, उन्होंने कोई नहीं कहा, यह सरासर झूठ बात है। लेकिन उसी तरह यह भी सत्य है कि बिना एनजीओ बनाए, बिना किसी फंड की व्यवस्था किए कुछ काम समाज के बल पे हो ही नहीं सकता। समाज इतना नालायक नहीं है। ये दोनों आंशिक सत्य हैं। अब जिसको जैसा जो अवसर मिल जाए, जैसी परिस्थिति मिल जाए, वैसा काम करें। अब मैं तो सबके साथ रहा, समाज मतलब सब कुछ, इसमें एनजीओ भी है, सरकार भी है, जनप्रतिनिधि भी हैं। और हमारे मित्रों में से जब कभी किसी ने यह पाखंड करने की कोशिश की कि नहीं ये सब चंदे से हुआ, ये श्रमदान से हुआ, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। और किसानों ने जितना काम किया वो तो श्रमदान शब्द जानते ही नहीं। काहे का श्रमदान, किसके लिए दान, केवल श्रमदान से होता है। हमारी कानूनी अधिकार है हमारे जल पर, यहाँ आहार पहन व्यवस्था में, उसमें कानूनी प्रावधान है।
और कानूनी जिम्मेवारी है उसकी व्यवस्था करना, उसका बंटवारा करना। तो काहे का दान, किसके लिए दान? अपने लिए काम है, खेत तक पानी लाना है, हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य है, इसमें दान कहाँ से आ गया? तो ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। चूँकि केवल यही एक टिप्पणी इस पर दिखाई दी जिससे मुझे लगा कि कुछ उत्तर देना चाहिए, तो मैंने उत्तर दे दिया। और ये 11:32 मेरे मोबाइल में दिखाई दे रहा है और अभी तक कोई टिप्पणी या प्रश्न नहीं है। तो मैं आप लोगों की अनुमति अनुज्ञा मानकर फिर पुनः आभार मानते हुए क्षमा प्रार्थना के साथ इस फिनिश बटन को दबा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।